हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ का एक कंप्लीट सेट 100 मार्क्स का कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इसके हम लोग दो पार्ट्स करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग 100 MCQ जो है पूरे के पूरे 100 मार्क्स तो करने ही वाले हैं, जिसमें हम लोग 50% नहीं, पूरे के पूरे 100 MCQ फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे हम लोग। और सेकेंड पार्ट में इसी सेट के जो 5 मार्क्स 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो 50 मार्क्स के होते हैं, ठीक है ना, उसके भी टोटल के टोटल क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम में तो हम लोग को 50% ही कंप्लीट करने होते हैं, बट हम लोग यहाँ पे पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। 100% क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना, पूरे डिटेल से देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखते हैं पहला क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या होती है। सबसे पहले समझना होगा कि संयुक्त संख्या होती क्या है। तो एक होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जिसके गुणनखंड कम से कम 2 होने चाहिए, यानी 2 संख्याओं से भाग लगने चाहिए। और दूसरी बात कंडीशन होती है कि वो एक से या स्वयं से कटे। लेकिन जब एक भाज्य संख्या का बात होता है तो इसका मतलब कम से कम वो 3 संख्याओं से कटना चाहिए, जो संयुक्त संख्या कहलाता है। तो इसमें 2 3, एक तो नहीं अभाज्य होता है नहीं भाज्य होता है। ठीक है, 4 जो है हम लोग का 2 संख्याओं से 3 संख्याओं से कटेगा, 1 से 2 से और स्वयं से, इसलिए हम लोग का संयुक्त संख्या जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरा, पाई क्या है, तो याद रखना है पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान अगर क्वेश्चन में दे दे या 22/7 दे दे, 22/7 बोले, या क्वेश्चन में रख दे पाई का मान क्या है, ठीक है, तो उस स्थिति में वो परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन सिर्फ पाई क्या है तो वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जो रूट से बाहर नहीं निकले। तो इसमें देखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से, और रूट में आएगा 1/4, जो कि कितना आ जाएगा 1/2, रूट से बाहर आ गया। इसको देखें तो ये 2 से कट जाएगा, रूट में आएगा 1/5। इसको रूट से बाहर करें तो ये रूट से बाहर नहीं आएगा, यही हो जाएगा सही आंसर हम लोग का। क्या ये बाहर आएगा, तो बिल्कुल ये कैंसिल आउट होगा, रूट में 1 हो जाएगा, बाहर आएगा 1। √2 इंटू √2 अगर करते हैं √4 आएगा, जिसका वर्गमूल हम लोग का 2 होता है। ये भी एक परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के लसा और मसा दोनों बराबर है तो संख्याएं हैं। तो याद रखना है कि दो संख्या के लसा और मसा बराबर तभी हो सकता है जब दोनों का दोनों संख्या हम लोग का बराबर है। अगर बराबर के अलावा कोई ले लेते हैं, जैसे 3 और 4 हम लोग संख्या ले लेते हैं, तो इसका मौसा जो है निकालेंगे तो 1 आएगा, और लसा जब निकालेंगे तो पता है कि जो संख्या में कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं होता है उसका गुना कर लेते हैं हम लोग तो 12 आएगा। मतलब वो समान नहीं आ सकते, समान होने के लिए दोनों संख्या को बराबर होना होगा। ठीक है, अगला है 0.29 दिया हुआ है, उस पर रैंकरिंग दिया हुआ है। मतलब ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली में ये है 0.292929 एंड सो ऑन, इस तरह से है। तो इस तरह का दिया रहे तो एक इंटरेस्टिंग ट्रिक है कि डेसिमल के बाद जस्ट बाद देखना है कि कितना अंक रिपीट हो रहा है। जो रिपीट हो रहा है उसको लिख लेना है, और अपॉन में क्या करना है कि 2 अंक जो है रिपीट हो रहा है, 2 अंक, तो करना क्या है, इसमें डेसिमल के जस्ट बाद है तो 100 - 1 कर लेना है। ठीक है, माइनस करेंगे ये हो जाएगा 29/99, सही आंसर यही हो जाएगा हम लोग का 29/99। ठीक है, अगला दिया हुआ है 1 - sin² 60 क्या होता है। तो पता है हम लोग को फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, 1 - sin² θ इक्वल टू होता है cos² θ। तो यहाँ 1 - sin² 60 बोल रहा है, यानी हो जाएगा cos² 60, और cos² 60 का मान यानी cos 60 का मान हम लोग रखे तो 1/2 होता है, और जब इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत बताने के लिए हम लोग का कुछ शर्त होता है, याद रखना है। शांत आवर्ती बोलते हैं हम लोग, बिना भाग दिए अगर हम लोग को बताना होता है कि वो शांत है कि अशांत है, तो कंडीशन नंबर 1 होता है इसमें कि सबसे पहले अगर कैंसिल आउट होने वाला है, ठीक है ना, कैंसिलेशन होने वाला है, तो उसे सबसे पहले कटा देना है। कटाने के बाद
जब p बाई q के रूप में आ जाएगा तो नीचे वाले का गुणनखंड करना है, और यदि ये p बटा 2 के पावर में कुछ आ जाए या 5 के पावर में कुछ आ जाए या नीचे जो है केवल 2 और 5 के पावर में आ जाए तो वो शांत होगा। 2, 5 या 2 और 5 के अलावा कुछ भी संख्या नीचे आ जाता है, 3, 7, 11 कुछ भी आ जाता है, ये भी रहे इसके अलावा भी कुछ भी दूसरा आ जाता है तो वो अशांत हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग को इसमें बताना है कि कौन सा शांत होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर हम लोग 40 का गुणनखंड करते हैं तो 40 को कटने वाला तो है नहीं, इधर गुणनखंड करते हैं 40 का तो 2 20 हो जाएगा, 2 10 हो जाएगा, फिर 2 5 हो जाएगा और फिर 5, यानी 7 बटा 2 का घात हम लोग का हो जाएगा 3 और 5 का घात 1 हो जाएगा। यही हो जाएगा हम लोग का, इस रूप में आ गया, इसलिए हम लोग का आंसर जो है ऑप्शन ए ही हो जाएगा, इसके अलावा कोई नहीं है। अशांत आवृत्ति मतलब होता है कि हम लोग भाग दे तो दशमलव के कुछ अंकों बाद जो है वो कट जाए, अशांत मतलब नहीं कटेगा कभी भी, ऐसा कंडीशन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार जो है अशांत है। अशांत मतलब इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, इसके अलावा 2 5 2 5 के अलावा कुछ भी रहे नीचे अशांत हो जाएगा। यहाँ पर 5 बटा 8 है, इसको लिखते हैं अगर तो 2 के घात 3 हो जाएगा, मतलब ये शांत है। ये कटेगा, ये 3 से कटाते हैं, 2 बटा 5 सिर्फ नीचे 5 है, यानी ये भी शांत है। 512 2 के घात में आता है, ये भी शांत होगा। और इसका बात करते हैं 31 बटा आ जाएगा 7 का क्यूब, तो 7 आ गया नीचे, 2 5 या 2 5 के अलावा कोई आ गया तो यही अशांत होगा, सही आंसर यही है। अब बोल रहे हैं 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक कैची होगा। तो अगर 400 का हम लोग गुणनखंड करते हैं तो 2 करते हैं तो 200 हो जाएगा, फिर 2 करते हैं 100 होगा, 2 करते हैं 50 हो जाएगा, 2 करते हैं 25, फिर 5 गुना 5, यानी 5 का अगर हम लोग घातांक के रूप में लिखते हैं तो 5 का घात 2 होगा 400 के गुणनखंड में। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 2 सही आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 30 और 15 गुना 8, ये यूक्लिड प्रमेय में दिया हुआ है, यूक्लिड प्रमेय के रूप में हम लोग को दिया हुआ है, और बोल रहा है मसा 30,15 का, और जो मसा x, y है तो x, y क्या हो सकता है। तो सबसे पहले इसका अगर हम लोग मसा निकालते हैं 130 15 गुना 8 जोड़ 10, अगर यूक्लिड प्रमेय के मेथड से हम लोग बनाते हैं तो अगला स्टेप में 15 इधर आ जाएगा और 10 यहाँ पे आएगा, तो 10 एकम 10 जोड़ 5 हो जाएगा, फिर 10 यहाँ आएगा और 5 गुना 2 जोड़ 0 आ जाएगा। इसका मतलब इसका HCF जो है वो 5 आ गया। तो ये इसका HCF जब हम लोग का 5 आ गया तो इसका HCF और ये दो संख्या ऐसा लेना है जिसका HCF भी 5 हो। ऑप्शन में कौन है यही देखना है। तो 15 और 10 का ही HCF 5 होता है, यही हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है जिसका HCF जो होता है वो इसमें 5 हो। अगला क्वेश्चन है रूट 125 दिया है का परिमेयकरण करने पर गुणांक कौन सी होगा। परिमेय संख्या जो होगा उसका गुणांक कौन सी होगा। तो रूट 125 को हम लोग 5 गुना 5 लिख सकते हैं रूट में, इसको लिख सकते हैं 5 रूट 5। यहाँ 5 जो है ये परिमेय संख्या है, तो जब परिमेयकरण किए तो परिमेय संख्या का गुणांक कौन सी होगा रूट 5, यही हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या। याद रखना है सह अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका HCF जो होता है वो 1 होता है, और HCF 1 पहचानने का तरीका है कि दोनों में कोई कॉमन टेबल नहीं होना चाहिए, यानी कॉमन संख्या नहीं होना चाहिए। जैसे 15 और 20 में कॉमन क्या है 5 है, तो HCF इसका 5 हो जाएगा। 21 और 24 84 में 21 ही है कॉमन, तो HCF जो है 21 हो जाएगा। 13 और 65 में 13 के टेबल में दोनों आता है, तो इसका HCF 13 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 9 और 16 के टेबल किसी के टेबल में भी नहीं आता है, तो इसी का HCF 1 होगा, यही हो जाएगा सही आंसर। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है, तो याद रखना है कि जितने घात होते हैं ना उतना ही शून्यक होता है। यदि किसी बहुपद का घात 2 है तो घात 2 होने पर शून्यक भी 2 होगा। याद रखना है घात 2 शून्यक 2। रैखिक मीन्स होता है घात 1, तो घात 1 होने की स्थिति में हम लोग का शून्यक जो होता है वो 1 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है
बहुपद x माइनस 1 का शून्यक होगा। तो जब भी किसी बहुपद का हम लोग को शून्यक ज्ञात करना होता है तो सिंपली उसके बराबर 0 मान लीजिए, क्योंकि शून्यक मतलब कि वैसी संख्या जो बहुपद को शून्य कर दे। तो x दिया हुआ हम लोग क्वेश्चन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ -1 है, उधर जाएगा +1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1, 1 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक दिए हुए यदि -4 और 7 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो जब भी क्वेश्चन में शून्यक दिया रहे तो पहले शून्य को अल्फा मानना है, दूसरे शून्य को बीटा मानना है। तो अल्फा दिया हुआ है हम लोग का -4 और बीटा जो दिया हुआ है वो 7 दिया हुआ है। अगर द्विघात बहुपद का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं तो वो होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात समीकरण होता है बहुपद का। तो हम लोग को अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा चाहिए, के साथ हम लोग को ए चाहिए। तो निकाल लेते हैं। अगर अल्फा प्लस बीटा हम लोग निकालते हैं तो -4 जोड़ 7 करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 3 आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो ये हो जाएगा -4 गुना 7 यानी -28 हो जाएगा। ए जो होता है इसके बट्टा वाला होता है, तो दोनों के नीचे 1 है, कुछ नहीं है 1 है, तो इसका मतलब ए 1 हो जाएगा। अब बहुपद को अगर लिखते हैं हम लोग यानी 1 बाहर लिखेंगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इसलिए हम लोग एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस में अल्फा प्लस बीटा लेना है, तो ये प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3x हो जाएगा, और ये माइनस है प्लस है तो -28, यही हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। x³ - 3x - 28, तो ये हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी सही आंसर। अगला क्वेश्चन में है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया है के साथ गुणनफल दिया है। अब यहाँ पर शून्यक नहीं देकर शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है, मतलब हम लोग को अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा जो दिया हुआ है वो 6 दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन में दिया है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो हम लोग अभी देखें, द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। देन अगर हम लोग इसको वैल्यू पुट करें तो दोनों के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो a का वैल्यू 1 अगर पुट करते हैं तो उसका तो वैल्यू 1 रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है हम लोग का 5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा हम लोग का 6। आगे सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। मिलाते हैं तो ऑप्शन बी जो है हम लोग का करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद इतने के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो इसमें अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे c/a, और c जो है हम लोग का 8 है तो 8 हो जाएगा, और a जो है यहाँ पर y स्क्वायर के गुणांक नथिंग कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा हम लोग का सही आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, fx दिया हुआ है इतना, f-1 इतना है का मान क्या होगा। तो f-1 मतलब x जहां जहां वहां पर -1 पुट करना है, तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर -7 इंटू -1 प्लस क्या हो जाएगा 2। सॉल्व करते हैं तो माइनस का स्क्वायर प्लस में होता है तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य क्या है। तो जब भी हम लोग को शून्य निकालना होता है हम लोग उस बहुपद को जो है बराबर में 0 मान लेते हैं। तो इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस में, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू रूट में 3 आएगा, और जब रूट से बाहर नहीं निकलता या निकलता है तो प्लस माइनस में हम लोग का आंसर आता है। तो शून्य एक √3 होगा, दूसरा -√3 हो जाएगा, √3 और -√3 बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से 6x - 2y = 0, 10x + 2y = 32 का हल है। तो इस तरह से क्वेश्चन जब दे तो दो प्रोसेस होता है, या तो हल करें, नहीं तो ऑप्शन में से चेक कर लें कि कौन सा सही बराबर में आ रहा है। अगर हम लोग रख के चेक करते हैं इसको तो दिया हुआ हम लोग का पहला समीकरण 6x - 2y = 0, क्या 6x का मान रखते हैं तो 6 × 6 -
y का मान 2 रखते हैं इज इक्वल टू 0, 36 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। दूसरा रखते हैं 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, इसको रखते हैं तो 6 इंटू 2 हो जाएगा y, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 6 टू 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी 0 इज इक्वल टू 0 बराबर आ गया, तो यही सही आंसर हो जाएगा हम लोग का। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि रेखाएं 4x py इज इक्वल टू 6 है, 12x प्लस 9y इज इक्वल टू 15 समानांतर है, तो p का मान क्या होगा। तो याद रखना है, इसके लिए हम लोग जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण में 3 कंडीशंस पढ़े हुए हैं हम लोग। पहला कि दो समीकरण अगर है हम लोग का a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है, तो अगर इसका अनुपात हम लोग निकालते हैं दैट मीन्स a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 करते हैं। अगर सभी बराबर हैं तो याद रखना है उस समीकरण को हम लोग आश्रित समीकरण कहते हैं, और इसके जो हल होते हैं आश्रित समीकरण, इसके हल जो होते हैं वो अनंत हल होते हैं, अनंत हल। और इसका जो ग्राफ होता है वो होता है समपाती, समपाती अर्थात दोनों का दोनों एक ही रेखा पर प्राप्त होगा जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो दूसरा कंडीशन होता है कि अगर a1 बाई a2 और बराबर हो b1 बाई b2 बट बराबर नहीं हो c1 बाई c2 के, तो ये जो होता है वो कहलाता है अविरोधी समीकरण, विरोधी समीकरण होता है, और इसके कोई हल नहीं होते हैं। याद रखना है कोई हल नहीं होते हैं। और तीसरा, इसके जो ग्राफ होते हैं वही होते हैं समानांतर ग्राफ होते हैं, यानी जब हम लोग इसके ग्राफ खींचेंगे तो दोनों का दोनों एक दूसरे के समानांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। तीसरा होता है कि अगर a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, तो याद रखना है ये अविरोधी समीकरण होता है, और अविरोधी समीकरण के केवल एक हल होते हैं। इसी को दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि अद्वितीय हल, केवल एक हल होते हैं। और तीसरा, इसके जो ग्राफ होते हैं वो होते हैं प्रतिच्छेदी, यानी किसी ना किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद करता है इस तरह से, और जिस बिंदु पर काटता है वही हम लोग का x और y का मान होता है। ठीक है, ग्राफीय विधि से जब इसको हल करेंगे तो उस तरह से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि समानांतर है तो p का मान क्या होगा। तो समानांतर की स्थिति में हम लोग a1 बाई a2 बराबर होता है b1 बाई b2, लेकिन बराबर नहीं होता है c1 बाई c2। तो दोनों समीकरण से अगर वैल्यू पुट करते हैं तो 4/12 हो जाएगा, p/9 हो जाएगा, और 6/15 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं तो 1/3 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1/3 इज इक्वल टू p/9 हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल आउट होगा, p इज इक्वल टू हम लोग का 3 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, इसके अनगिनत, अनगिनत यानी अनंत हल होंगे तो k का मान क्या होगा। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम लोग। तो दिया हुआ है x का गुणांक दिया है 1, और इधर x का गुणांक दिया है 5, इधर y का गुणांक दिया है 2, और यहाँ y की ये k y डबल नहीं होगा, y का जो गुणांक दिया है वो k दिया हुआ है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं अनंत हल, यानी सारे के सारे बराबर होते हैं। चूंकि इसी से हम लोग का सॉल्व हो जाएगा इसलिए अगला लिखने की जरूरत नहीं है। तो k इज इक्वल टू क्रॉस गुना कर देते हैं 5 टू जा 10, यानी k का वैल्यू जो है हम लोग का 10 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, तो याद रखना है जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, गुना करेंगे तो द्विघात आएगा, ये द्विघात कटेगा, त्रिघात बच जाएगा, सबसे बड़ा घात 3 आ जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। अगला इसको सॉल्व करते हैं, घात 2 के रूप में आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एक घात, यानी यही हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। अगला क्वेश्चन है px² प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0, जहां पर p जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, के मूल होंगे। ठीक है ना, तो इसके मूल क्या होंगे, तो हम लोग जो d निकालते हैं, ठीक है, d का फॉर्मूला हो जाता है अल्फा और बीटा, पहले d हम लोग निकालते हैं तो d का होता है b² माइनस 4ac, उसके बाद अल्फा हम लोग निकालते हैं और बीटा निकालते हैं, अगर एक साथ हम लोग निकालते हैं तो उसका होता है प्लस माइनस रूट माइनस b प्लस
यहाँ पर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ पर b क्या है जरा सोचो, यहाँ पर q है, तो माइनस क्यू प्लस माइनस रूट में d क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक p है तो p हो जाएगा। यही हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। यानी ये ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है हम लोग का। अब एक और चीज चेंज करना है, माइनस क्यू प्लस माइनस रूट में, अब यहाँ पर भी तो b चेंज करना होगा ना, तो b है हम लोग का q, तो क्यू स्क्वायर माइनस 4, a क्या है हम लोग का p है और c क्या है r है अपॉन 2p। ये हम लोग को देखना है कौन सा सही हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस माइनस रूट में क्यू स्क्वायर माइनस 4pr अपॉन में 2p। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, एक द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति तीन तरह से बताते हैं। अगर d बराबर 0 है तो मूल जो है वास्तविक व समान आता है, वास्तविक व समान होता है। ठीक है, अगर d का मान 0 से बड़ा है तो ये होगा वास्तविक और असमान एवं असमान आता है। ठीक है, तीसरा, अगर d 0 से छोटा आ गया तो इसका जो मूल होता है याद रखना है वो काल्पनिक होता है। ये द्विघात समीकरण का कंसेप्ट है। तो यहाँ पर पहले d ही हम लोग निकालते हैं। तो b दिया हुआ है हम लोग का, फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। सॉल्व करते हैं, b का मान दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4a है हम लोग का 6 और c दिया है 1। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 4 24 यानी आएगा 12। यानी d का मान जो आ गया 0 से बड़ा पॉजिटिव में आ गया। इसका मतलब मूल जो है हम लोग का वास्तविक तो आएगा लेकिन असमान आएगा। ठीक है ना, तो वास्तविक और असमान सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसके मूलों का योग क्या होगा। तो सिंपल हम लोग मूलों का योग जो है सीखे हुए हैं, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। ये द्विघात समीकरण बहुपद दोनों में अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है मूलों का योग b है हम लोग का 18, तो माइनस 18 हो जाएगा अपॉन में a है हम लोग का 3। सॉल्व करते हैं तो 18/3 कट के आ जाएगा हम लोग का 6 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण इतने के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है, हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण का एक मूल अल्फा होता है, दूसरा मूल बीटा होता है, लेकिन व्युत्क्रम का मतलब ये बीटा जो है वो 1/अल्फा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है व्युत्क्रम यानी उल्टा हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोग का, हम लोग दो रिलेशन जानते हैं, एक द्विघात बहुपद समीकरण दोनों के लिए है ये, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। तो कॉमन सेंस से यहाँ पर सोचना पड़ता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाए जिसमें कुछ कैंसिल वगैरह आउट हो जाए। तो यहाँ प्लस अगर करते हैं तो अल्फा प्लस 1/अल्फा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन इंटू करते हैं तो कुछ हम लोग का काम बन सकता है। तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। तो अल्फा है हम लोग का अल्फा, बीटा जो है वो 1/अल्फा है, सी की जगह पर क्या है सी है हम लोग का, और ए की जगह पर ए है। अगर सॉल्व करते हैं अल्फा से अल्फा कट गया, 1 इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी यहाँ पर अगर हम लोग क्रॉस गुना कर दे तो सी इज इक्वल टू ए आ जाएगा हम लोग का सही आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, समानांतर श्रेणी 1/2 1 3/2 और 2 का 15वां पद क्या होगा ये बताना है। तो जब भी हम लोग को किसी बहुपद समानांतर श्रेणी का कोई पद बताना होता है तो सबसे पहले ए और डी निकालते हैं। तो ए हम लोग का प्रथम पद होता है जो 1/2 हो जाएगा, डी जो है वो हम लोग का होगा कौन सी, तो बाद वाला में से पहले वाले को घटाते हैं, तो 1 माइनस 1/2 करेंगे तो ये आएगा हम लोग का 1/2। ठीक है, 15वां पद बताना है तो T15 को हम लोग लिखते हैं a प्लस 14d। ठीक है ना, a प्लस 14d ये कम करके लिखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं तो a है हम लोग का 1/2 प्लस 14 इंटू डी हो जाएगा 1/2, कैंसिल आउट होगा 7 से, यानी 1/2 प्लस 7 अगर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको तो आएगा 15/2, यानी आंसर जो है हम लोग का 15/2 होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो समानांतर श्रेणी में चेक करने के लिए हम लोग डी निकालते हैं।
अगर डी हर एक परिस्थिति में समान आ रहा है इसका मतलब वो समानांतर श्रेणी में है, नहीं आ रहा है इसका मतलब नहीं है। तो चेक करना होता है, इसमें से इसको घटाते हैं, अगर हम लोग 4 1/2 में से 5 को घटाते हैं तो देखना है 4.5 में से 5 घटाते हैं तो -½ आएगा। इसके बाद 4 में से माइनस करते हैं 4.5 मतलब 4.5, तो ये भी -1/2 आ जाएगा, मतलब डी सेम आ रहा है यानी एपी में है। अगला -5/6 में से माइनस करते हैं, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, यानी इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/6। इसको सॉल्व करते हैं -2/3 प्लस करते हैं 5/6 तो यहाँ पर आ जाएगा 1/6। दैट मीन्स ये जो है हम लोग का एपी में है। इसको सॉल्व करते हैं तो 10 में से अगर 14 में से 8 घटाते हैं 6 बचेगा, 20 में से 14 6, 26 में से 20 6 बचेगा। यहाँ माइनस करते हैं 10 में से 4 घटेगा तो 6, 10 में से 15 में से 10 घटेगा 5, इसका मतलब यहाँ पर सेम नहीं आ रहा है, यही हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है यदि किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद 9 है, इसका मतलब 30 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का ए दिया हुआ है, पहला पद जो है हम लोग का 9 दिया हुआ है। अगला दिया है इम एवं सार्वंतर जो है -3 है, इसका मतलब डी जो है -3 है। तो इसके 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी S15 हम लोग को निकालना है, ठीक है ना। तो S15 इसका हम लोग को पता है फॉर्मूला जो है, सॉरी 12 निकालना है, इसका n/2 इंटू एसएन का फॉर्मूला होता है हम लोग का, एसएन का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है ना। देन यहाँ पर हम लोग को 12 पदों का, तो 12/2 इंटू 2 गुना a करते हैं तो ये 9 प्लस 12 - 1 इंटू डी है हम लोग का -3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कटेगा 6 से, ये 9 दूना 18 हो जाएगा, ये घटेगा तो 11 में से 3 -33 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं तो 6, ये 18 घटेगा -33, घटेगा कितना हो जाएगा 6 गुना, ये घटेगा -15 हो जाएगा, और ये गुना करते हैं तो -90 हम लोग का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो -90 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है समानांतर श्रेणी इसका कौन सा पद -170 है। तो जब पदों की संख्या हम लोग को बताना है या कोई पद बताना होता है तो हम लोग उसमें tn का फॉर्मूला लगाते हैं, जो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो एपी का हम लोग का अंतिम पद दिया है 170 और अंतिम पद को हम लोग बोलते हैं tn। tn दिया है 170, उसके बाद a जो है हम लोग का प्रथम पद दिया हुआ है 17, डी जो है हम लोग का 34 दिया हुआ है। तो अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, इसमें निकालते हैं रखकर, तो 170 बराबर ए है हम लोग का 17 प्लस n-1, n हम लोग को निकालना है, और डी जो है हम लोग को दिया हुआ है कितना, डी निकालते हैं 34 - 17 अगर हम लोग कर लेते हैं तो 17 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 17 हो जाएगा, ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 170 - 17 कर लेते हैं, n-1 गुना 17 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 153, और ये n-1 इंटू 17, 17 से ये कट जाएगा 9 से, तो 9 बराबर n-1 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 1 बराबर n, यानी 9 बराबर आ जाएगा n बराबर 10। 10 जो है इसमें पदों की संख्या है, तो ये हो जाएगा हम लोग का सही आंसर 10वां पद है। फिर बोल रहा है 51 48 45 डैश इसमें पदों की संख्या क्या है। तो पदों की संख्या बताने का बस वही हम लोग का फॉर्मूला है। क्या हम लोग करते हैं, ए लिखते हैं जो 51 दिया हुआ है, डी लिखते हैं 48 में से 51 को हम लोग घटा लेते हैं, 48 - 51 हो जाएगा यानी -3 हो जाएगा, और हम लोग का अंतिम पद दिया हुआ है tn जो है दिया हुआ है 6। तो tn इज इक्वल टू होता है हम लोग का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। tn दिया है हम लोग का 6, a दिया है 51 प्लस n-1 इंटू डी दिया है -3। आगे सॉल्व करते हैं, इधर लाते हैं, 6 - 51 हो जाएगा बराबर n-1 गुना -3 हो जाएगा, घटेगा तो माइनस हो जाएगा कितना 45 बराबर n-1 गुना -3, -3 से -45 कटेगा 15 से, n-1 इधर आएगा प्लस होगा, n बराबर 15 प्लस 1, n बराबर आ जाएगा 16 हम लोग का सही आंसर, ठीक है ना। n बराबर 16 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 0 से 50 के बीच विषम संख्या कितनी है। तो याद रखना है जितना भी हम लोग का लास्ट संख्या दिया हुआ है उसका हाफ कर लेना है, यही हम लोग का विषम संख्या होता है।
तो ये हो जाएगा हम लोग का 25 और सम संख्या भी कितना होगा 25 ही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग का 34 नंबर। जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग का, एक समकोण त्रिभुज में कोण बी है 90 डिग्री। एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं, ए बी और सी ये 90 डिग्री है। अगला दिया है ए बी √15, ए बी जो है √15 दिया हुआ है, बी सी जो है वो 1 है और ए सी जो है वो 4 सेंटीमीटर हम लोग का दिया हुआ है और इसमें tan ए का मान बताना है। तो tan ए बराबर होता है हम लोग का P/B और ए कोण जो है यहाँ पे है, तो इसके सामने वाला जो होता है, मतलब कोण के सामने वाला जो होता है वो P होता है और ये B होता है और ये H तो हमेशा होता है। तो इसमें P जो है हम लोग का हो जाएगा सामने वाला 1 और B जो होगा √15 हो जाएगा। तो 1/√15 हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है cosec फाई बराबर k दिया हुआ है, तो cos फाई का मान बताना है। फिर से यहाँ पर अनुपात वाला हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं cosec जो होता है, cosec ये याद रखना, ये फाई का है सिंबल, = k दिया हुआ है और cosec का हम लोग जानते हैं अनुपातिक में होता है h/p होता है। तो हम लोग को बताना है cos फाई क्या होगा। तो cos फाई जो होता है हम लोग का b/h होता है। तो यहाँ पर हम लोग को b निकालना पड़ेगा, तो यहाँ कुछ नहीं है नीचे, तो 1 हो जाएगा। तो b निकालने के लिए रूट में हम लोग पाइथागोरस से जानते हैं h² - p² होता है। यहाँ पर h का जो मान दिया है वो k दिया है, तो k² - p का जो मान है वो 1 है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। अब रूट से तो बाहर निकलेगा नहीं, तो इतना ही रहने देते हैं। तो b/h होता है, तो b है हम लोग का रूट में k² - 1 अपॉन में h कितना है हम लोग का k है। ठीक है, तो यही हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। तो k² - 1 अपॉन k रूट में ये b सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है 1/sec फाई। तो हम लोग को पता है 1/sec जो होता है वो किसके बराबर होगा, cos फाई के बराबर हो जाएगा। अगला tan x × cot x × tan x क्या चीज होगा, तो tan x cot x को हम लोग लिख सकते हैं 1/tan x और ये हम लोग का ऑलरेडी दिया हुआ है tan x। tan x से tan x कट के याद रखना है 1 हो जाता है, यानी cot x × tan x जो होता है उसका वैल्यू जो होता है कितना होता है, 1 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन दिया है cos फाई बराबर 1/2, तो cosec फाई बताना है। तो cos फाई का हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में होता है हम लोग का cos फाई दिया हुआ है, यानी cos फाई 1/2 दिया है, यानी हम लोग को दिया है b/h और cosec फाई हम लोग को निकालना है और cosec फाई का फॉर्मूला होता है h/p होता है। दैट मीन्स हम लोग को p निकालना होगा। तो b है हम लोग का, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कोण अगर फाई है तो b जो है हम लोग का कितना है, 1 है, h जो है 2 है। तो हम लोग अगर इसमें p निकाल लेते हैं तो p बराबर रूट में होगा h² - b², यानी 2 का स्क्वायर 4 -1 यानी √3 हो जाएगा। यानी आगे हम लोग लिखे तो h जो है वो हो जाएगा हम लोग का 2 हो जाएगा और p जो है √3 हो जाएगा। तो 2/√3 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 39 नंबर क्वेश्चन है, यदि फाई जो है वो 45 डिग्री है तो सेक फाई प्लस कोसेक फाई का मान कितना होगा। तो सेक फाई का मान तो हम लोग का दिया है 45, अब प्लस कोसेक फाई का मान कुछ ही होगा, तो कोसेक 45 डिग्री और पता है सेक 45 का मान √2 होता है, कोसेक 45 का मान √2 होता है, यानी 2√2 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है √3 tan - 3 = 0 है, तो a का मान बताना है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले अगर हम लोग, तो हम लोग का दिया हुआ है √3 tan a - 3 = 0, ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी √3 tan a = 3, ये क्रॉस है मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाएगा तो tan a = हो जाएगा 3/√3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा √3 से, यानी हो जाएगा tan a = √3 होता है tan 60 डिग्री का मान, tan से tan कैंसिल आउट होकर a = आ जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, याद रखना है सेक 35 और कोसेक 55 दिया है, तो दोनों में से किसी एक को बदलना है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको सेक 90 - 35 को लिख सकते हैं 65, ठीक है ना। 90 में से 65 घटाएंगे तो 35, जैसा का तैसा ही रह गया। नीचे जो है लिखेंगे कोसेक 55 डिग्री।
और पता है सेक 90 माइनस थीटा जो होता है कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक हो जाएगा 65 है, सॉरी यहाँ 55 होगा, 55 का 55 हो जाएगा अपॉन में कोसेक 55 हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक होता है, तो मान लिखते हैं cos 45 का होता है 1/√2, sin 0 का होता है 1, cot sin 0 का 0 होता है, cot 45 का होता है 1 और cosec 60 का होता है 2/√3। तो सबसे बड़ा मान अगर हम लोग देखें तो ये cot 45 का 1 हो जाएगा। sin 30 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखें जो दिया है cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, हम लोग जानते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो sin स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, तो यहाँ माइनस अगर कॉमन ले लें हम लोग तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग को पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, बट यहाँ पर माइनस रह जाएगा, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा होता है हम लोग का tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा है और इनटू में है हम लोग का कॉट स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा 1, यानी 1 सही आंसर हो जाएगा। साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा क्या होता है, तो साइन अल्फा रहने देते हैं, कॉट अल्फा का फॉर्मूला होता है हम लोग का कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा कॉस अल्फा सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है थीटा बट्टा 5 बराबर 12 डिग्री दिया है, तो इसमें बहुत सिंपल होता है, क्रॉस गुना कर दो, तो थीटा यहाँ से निकल जाएगा 12 25 60 डिग्री। अब यहाँ पर रख देते हैं तो 3 है इंटू में कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री है, तो 3 हो जाएगा, और कॉसेक 60 का 2/√3 होता है, इसका स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का स्क्वायर होता है 3 से 3 कट जाएगा, यह आ जाएगा हम लोग का 4 सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है साइन एक्स इज इक्वल प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस का पावर 4x क्या होगा ये बताना है। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा हम लोग चेंजिंग करते हैं, क्या दिया हुआ है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 दिया है, तो ये प्लस है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी साइन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब पता है हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब निकालना है जो वैल्यू उसको लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस का पावर 4x क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स, ये साइन एक्स हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह इसको लिख सकते हैं स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और हम पता है कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है वो साइन एक्स के बराबर होगा, यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, वैसे भी तो यहाँ पर साइन एक्स होगा ना, साइन एक्स होगा, इसका स्क्वायर करते हैं यानी साइन एक्स अब प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये हम लोग ऑलरेडी मान जान रहे हैं साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स जो होता है इसका वैल्यू 1 होता है, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 1, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर, रिजल्ट जो होगा इसका 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 49। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कोसेक 60 डिग्री के बराबर है, तो याद रखना है कोसेक और सेक्स का सेक जो होता है उसी का हम लोग का वैल्यू हम लोग का सेम होता है, कोसेक और सेक, तो याद रखना है कोसेक 60 और सेक 30, यही हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हम लोग का दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो कोसेक थीटा का मान निकालना है, ठीक है ना। तो इसके लिए एक हम लोग को सॉल्यूशन करना पड़ेगा, पूरा का पूरा प्रोसेस होगा, देखो निकालते हैं कैसे दिया है हम लोग को, जो दिया है उसी का यूज करते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर माइनस है उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा, अब दोनों तरफ क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, अब प्लस में हो जाएगा 2x इंटू, या ऐसे करते हैं ना, सिंपली क्या करते हैं, इतना तो ठीक ही था हम लोग का, कोसेक थीटा एक्स को इधर ला लेते हैं माइनस एक्स और कॉट थीटा को उधर ले जाते हैं तो कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब इजली सॉल्व हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं,
तो ये हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2a और b है कोसेक थीटा, अब प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में होगा, सॉरी प्लस नहीं होगा बराबर होगा। अगला है, इसको हम लोग रहने देते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू कोसेक थीटा हो जाएगा, और कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा हम लोग का। अब इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो एक्स स्क्वायर ये इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 2x कोसेक थीटा। अब इसे इधर भाग में दे देते हैं, तो यानी कोसेक थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, यानी हम लोग का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है, इसका वैल्यू रख के हम लोग को सॉल्व करना है। तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री, इसका वैल्यू होता है सेक 60 का वैल्यू आएगा हम लोग का 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। tan 60 इसका मतलब √3 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का 4 माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 या प्लस 1, 4 1 5 माइनस 3 2 हो जाएगा हम लोग का सही। कॉट 90 माइनस है, कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है, यानी tan a हो जाएगा। यहाँ पर 30 डिग्री दिया हुआ है, और याद रखना एक फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है ये होता है sin 2 थीटा के बराबर। तो यहाँ पर थीटा जो है वो 30 डिग्री है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रखे हम लोग, तो थीटा का डबल हो जाएगा, 30 का डबल यानी sin 60 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, 54 नंबर, यदि एक क्वेश्चन है, यदि 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा ये। तो इसको सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन इसका करेंगे कि एक जो खंबा है जिसकी ऊंचाई जो है वो 6 मीटर दिया हुआ है हम लोग का, और ये छाया का जो है लंबाई मान लेते हैं हम लोग x, और उस समय बोल रहे हैं सूर्य का उन्नयन कोण जो है वो छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी ये दिया हुआ है, तो सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पर थीटा मान लेते हैं हम लोग। तो यहाँ P और B में रिलेशन दिया है, तो tan थीटा इक्वल टू होता है P/B। अगर आगे सॉल्व करते हैं हम लोग तो 6/2√3 आ जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, यहाँ tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू आएगा, ये √3 से कटेगा, √3 यानी ये tan 60 डिग्री के बराबर, यानी थीटा जो है वो हम लोग का 60 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर 60 डिग्री हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई जो है वो 15 मीटर दी हुई है। अगला है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो, इस तरह से अगर हम लोग यहाँ पर देखें सूर्य का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है, तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर कितनी होगी ये बताना है, यानी मीनार की छाया की लंबाई x मान लें, तो फिर से tan का रिलेशन हम लोग लगा सकते हैं जो होता है tan 60 डिग्री दिया है, और लंब दिया है हम लोग का 15, और आधार दिया है हम लोग का x। tan 60 का मान √3 होता है, 15/x हो जाएगा, क्रॉस गुना करते हैं, x गुना √3 बराबर हो जाएगा 15, √3 को उधर भेज देते हैं, x बराबर 15/√3। अगर इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 5 गुना 3/√3, ये √3 से कट जाएगा, यानी आ जाएगा 5√3 मीटर हम लोग का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहा जाता है। निर्देशांक अक्ष यानी होता है x अक्ष और y अक्ष। याद रखना है x अक्ष को भुज बोलते हैं और y अक्ष को हम लोग कोटि बोलते हैं, यानी कहीं पे अगर 6,3 दिया है और भुज का मान पूछ रहे हैं तो 6 होगा, कोटि का मान जो है 3 होता है, ऐसे याद रखना है। यहाँ x अक्ष और y अक्ष जहां पर काटता है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मूल बिंदु कहा जाता है, याद रखना है। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन दिया है, बिंदु -6,8 -6,-8 किस पाद में स्थित है। याद रखना है कि जब दो अक्ष हम लोग एक दूसरे को काटता है तो वहां पर 4 पाद यानी 4 चतुर्थांश का निर्माण होता है। ये पहला होता है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा होता है। पहला में दोनों x और y दोनों प्लस होता है, दूसरा में x माइनस होता है, y प्लस होता है, तीसरा में दोनों माइनस होता है,
और चौथा में x जो होता है प्लस होता है और y जो होता है वो माइनस होता है। यहाँ दोनों माइनस दिया है, मतलब तृतीय पाद हो जाएगा। मूल बिंदु से बिंदु इसमें की दूरी क्या है? तो मूल बिंदु जो होता है उसका निर्देशांक जो होता है 0,0 होता है, और ये बिंदु जो दिया हुआ है हम लोग का p साइन थीटा कोमा कॉस थीटा, इसका जब हम लोग दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग करके, तो मूल बिंदु से जब भी दूरी निकालना होता है ना, तो याद रखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लोग करते हैं। तो एक्स का मान दिया है साइन थीटा, तो रूट में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, यानी बाहर निकलेगा ये 1 इकाई हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन दिया हुआ है बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी क्या होता है? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र निकालने का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस आता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम लोग मान रखते हैं x2 मतलब दूसरे बिंदु का, तो -1 हो जाएगा, -1 और माइनस करना है हम लोग को 1 का स्क्वायर, अब प्लस y2 हो जाएगा 5 और माइनस हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, अगर सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस 1 -2 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 16 और 4 रूट में आ जाएगा हम लोग का 20, और 20 का वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 2√5। 2√5 जो है हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया है y बराबर 8 के आलेख में निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी? तो जब इसका हम लोग आलेख खींचेंगे तो हम लोग को पता है ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, हम लोग का दिया हुआ है y बराबर 8 है, तो याद रखना है y बराबर 8 जो होगा x अक्ष के समानांतर जाएगा, यानी इधर हम लोग बढ़ते हैं तो x का मान बढ़ेगा लेकिन y का मान जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो x का मान कुछ भी हो सकता है लेकिन y का मान जो है वो निश्चित होना चाहिए। तो यहाँ पर 1,8 इस लाइन से गुजरेगा, 4,8 है इसलिए गुजरेगा, 0,8 भी गुजरेगा, 8,1 है ये नहीं गुजरेगा, यही हो जाएगा सही आंसर। क्योंकि अगर मान लेते हैं 2,8 को हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं तो x अक्ष पर 2 लेंगे, y अक्ष पर तो 8 ही लेंगे ना, और पूछ रहा है कौन कौन सा बिंदु है जो, मतलब कौन सा बिंदु है जो उस रेखा से नहीं गुजरेगा, तो 8,1 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि x अक्ष पर 8 कहीं ना कहीं यहाँ होगा, अब y अक्ष पर 1 यहाँ पर हम लोग का 8,1 बिंदु होगा, ठीक है ना, इसलिए वो उस रेखा से नहीं गुजरेगा। निम्नलिखित में से कौन बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है? तो दोनों प्लस होना चाहिए, ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाए। अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कंफ्यूजन होता है लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। बिंदु 5,6 की y अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगी? तो सबसे पहले बिंदु को दिखा लेना इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है ना, यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों प्लस है तो 5,6 यही बिंदु होगा। अब बोल रहे हैं y अक्ष से लंबवत दूरी, तो इधर हम लोग बढ़ रहे हैं, इधर बढ़ रहे हैं, तो इधर x का मान बढ़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना होगा? तो जितना x का मान होगा, और x का मान कितना है 5, तो बोले y अक्ष से पूछ रहा है लेकिन याद रखना हम लोग का आंसर होगा 5 इकाई। अगला है, ये दो बिंदु दिया हुआ है को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? तो याद रखना है कि जब दो बिंदु को मिलाने वाला बात हो और यहाँ x1, y1 हो पहला बिंदु का, और q जो है x2, y2 हो, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक मान लेते हैं O है, जिसका x, y है, तो x निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 होता है, और y निकालने का होता है y1 प्लस y2/2 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग x का मान निकालते हैं, चेक करते हैं, -2 और -8, -10/2 -5 होगा, और -5 वाला ऑप्शन सी सही है, यही हो जाएगा आंसर। अगर y निकालते हैं तो निकाल के देखिए 10,14 24 हो जाएगा, 24 का 2 करेंगे आधा तो 12, यही हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी वृत्त के छोरों का व्यास, यानी वृत्त जो है इसके किनारे का दिया हुआ है, हम लोग का बिंदु दिया हुआ है, तो व्यास के छोरों के निर्देशांक -6, 6,-8 और -6,8 है, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा? तो वृत्त का केंद्र जो होता है वो मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए 6 और -6 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 0/2 0 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर होगा।
अगला है बिंदु ए 3,4 और बी P,1 मूल बिंदु से समदूरस्थ है तो P का मान क्या होगा। मतलब मूल बिंदु जो है उससे A बिंदु और B बिंदु जो है दोनों का दोनों समान है, तो हम लोगों को बताना है कि P का मान क्या होगा। तो जब मूल बिंदु से समान दूरी पर है तो इसका दूरी और इसका दूरी यानी A और B है तो OA और OB जो है हम लोग का बराबर होगा। OA अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है मूल बिंदु से दूरी का सूत्र। तो एक्स जो है हम लोग का 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। OB जो है दूसरे बिंदु P का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 का स्क्वायर रूट में कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और रूट में P स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अगर आगे सॉल्व करते हैं इसमें तो रूट 9 और 16 25 हो जाएगा, दोनों तरफ रूट है इसलिए खत्म हो जाएगा। तो 25 बराबर हो जाएगा P स्क्वायर प्लस 1, इधर आएगा माइनस हो जाएगा 24 बराबर P स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। 1 तो इधर आकर माइनस हो गया, अब स्क्वायर आएगा इधर बन जाएगा हम लोग का रूट में 24 बराबर P हो जाएगा, यानी P का मान आएगा प्लस माइनस 2√6। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2√6, सही आंसर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है ये मिलाने वाली जो है से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए जब 3 बिंदु हम लोग को दिया रहे और उसका निर्देशांक दिया रहे हम लोग का और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो सबसे पहले A का निर्देशांक, B का निर्देशांक और C का निर्देशांक मान लेना है, ठीक है ना। सिंपल सा मेथड है जिसमें दिया हुआ है हम लोग का A का निर्देशांक है 0,8, इसको मान लेना है x1, y1। B का निर्देशांक है 6,12 और इसको मान लेना है x2, y2 और C का निर्देशांक है -16, -4 और इसको मान लेना है x3, y3। अब त्रिभुज का जब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, जिसको जनरली हम लोग 23, 31, 12 से याद रखते हैं, x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है। और सॉल्व करते हैं तो 1/2 थोड़ा शॉर्ट हम लोग सॉल्व करते हैं तो x1 है हम लोग का 0, तो 0 से तो सब गुना करेंगे तो खत्म ही हो जाएगा। अब x2 जो है 6 है, ठीक है ना, इसको हम लोग वैल्यू पुट नहीं किए क्योंकि इसका वैल्यू हम लोग का 0 आ गया है। x2 जो है लिख ही लेते हैं 0 प्लस x2 जो है हम लोग का 6 है और y2 माइनस y3 माइनस y1 करते हैं तो y3 है -4 में से y1 घटाते हैं 8 तो आएगा हम लोग का -12 प्लस x3 लिखते हैं तो -16 है और इसमें y1 माइनस y2 करना है तो 8 माइनस 12 आएगा -4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/2, ये आएगा हम लोग का माइनस में आएगा 72 और इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा प्लस में 64। सॉल्व करते हैं 1/2 आएगा और इसमें आएगा सॉल्व करेंगे तो -8, ये कट जाएगा 4 से यानी -4। वर्ग जो होता है क्षेत्रफल जो होता है माइनस में नहीं आता है, इसलिए मॉड लगाकर इसको प्लस में लिख लेंगे तो आएगा हम लोग का 4 मात्रक, सही आंसर, ठीक है ना। क्षेत्रफल आ गया, वर्ग मात्रक वैसे जनरली हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, तो वर्ग मात्रक हम लोग का सही आंसर हो जाएगा 4। तो यहाँ पर 4 वर्ग मात्रक हम लोग का सही आंसर है। अब बोल रहा है क्या कि बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखाखंड इतना है कि अंतः विभाजन वाले y का निर्देशांक कौन होगा, कौन सी होगा, y का निर्देशांक हम लोग को बताना है। तो याद रखना है क्या कि अगर दो बिंदु, एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक x1, y1 है और Q है जिसका निर्देशांक x2, y2 है और एक बिंदु मान लेते हैं O कोई है जो x, y है और इसको जो है m और n अनुपात में बांटता है। तो इसमें x निकालने का फॉर्मूला होता है n(x2) प्लस n(x1) बटा m प्लस n। और याद रखना है जब रेखा पर ही वो बिंदु स्थित होता है विभाजन बिंदु तो उसको बोलते हैं अंतः विभाजन। y निकालने का फॉर्मूला होता है my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। और इस क्वेश्चन में हम लोग को y का निर्देशांक निकालना है तो हम लोग इसी में फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। अगर वैल्यू पुट करते हैं तो हम लोग का m जो है वो 3 दिया हुआ था, 3 इंटू y2 हम लोग देखें तो दिया हुआ है 7 प्लस n है हम लोग का 2,
नीचे याद रखना है m अपॉन n हमेशा रहता है, ऊपर m रहता है, नीचे n रहता है। 2 है और उसके बाद हम लोग का दिया हुआ है -3, यहाँ पर इंटू हो जाएगा, -3 अपॉन में हो जाएगा, दोनों को प्लस करना है तो 3 + 2 हो जाएगा। अब ऑप्शन से मैच करते हैं, इसी फॉर्म में ऑप्शन दिया हुआ है तो हम लोग का 3 × 7 + 2 × -3 अपॉन 3 + 2 ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज में ए और सी का जोड़ 120 है, तो पता है तीनों कोनों का योग जो होता है वो 180 होता है। तो जब दो कोनों को जोड़ने पर 120 आ रहा है तो तीसरा कोण जो होगा वो ऑब्वियसली कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझना है। दिया हुआ है दो त्रिभुज दिया हुआ है हम लोग का, एक त्रिभुज एबीसी और दूसरा त्रिभुज डीईएफ है। तो दोनों त्रिभुज को सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर त्रिभुज हो जाएगा हम लोग का एबीसी और दूसरा त्रिभुज है हम लोग का डीईएफ हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें दिया हुआ है थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो दिया हुआ है ए बी अपॉन डी। तो सबसे पहले जो हम लोग का भुजा का अनुपात दिया है ना उसको हाईलाइट कर देना है, ए बी हो जाएगा और दूसरा जो है डी हो जाएगा, ठीक है। और ये बराबर दिया हुआ है बी सी अपॉन एफ डी, ठीक है ना। तो बी सी जो है हम लोग का ये है और एफ डी जो है ये है। तो पूछ रहा है अब तीसरा कोण कौन सा बराबर होगा, तो जो भुजा बच गया उसके सामने वाला कोण बराबर होना चाहिए। तो एक भुजा ये बचा है तो इसके सामने वाला कोण, ये भुजा बचा है तो इसके सामने वाला कोण, यानी कोण बी जो है वो बराबर होगा कुछ के कोण डी के, ठीक है ना। तो यहाँ पर B = D जो है हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC और PQR दो हम लोग का समरूप त्रिभुज दिया है, तो याद रखना है क्या, एक कंसेप्ट होता है क्या कि अगर दो त्रिभुज जो होता है समरूप होता है तो याद रखना है दोनों त्रिभुज के एरिया का अनुपात, यानी त्रिभुज ABC के एरिया बटा क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इसी का भुजा का अनुपात दिया हुआ है, जो दिया है BC बटा QR, इसके वर्ग कर लेते हैं तो इसी के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, BC अपॉन QR हम लोग का 1/5 दिया है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो यह जाएगा 1/25। 1/25 जो है हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग का tan 90 - a। तो हम लोग को पता है कि tan 90 - थीटा जो होता है वो क्या होता है, cot थीटा होगा, ठीक है ना। अगला दिया है, दी गई आकृति में D और BC जो है, D और BC जो है समानांतर है, तो इसमें थेल्स प्रमेय का यूज होगा। AD हम लोग का 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, DB जो है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है हम लोग का, AE जो है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम लोग को इसको x मान ले तो हम लोग पढ़े हुए थेल्स प्रमेय में जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है 5/6 बराबर हो जाएगा 8/x। अगर इसको क्रॉस गुना कर दे हम लोग तब 5x = हो जाएगा 48, यानी इसको इधर भेज देते हैं, x = हो जाएगा 48/5 डिवाइड करते हैं तो इसको आ जाएगा 9.6 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, ये किसने कहा था। दो समकोणिक त्रिभुज है, ठीक है ना, दो समकोणिक त्रिभुज है, समान कोणिक दिया है तो समान कोण के संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है बराबर होता है, ये थेल्स ही कहे हुए थे। अगला है 74, यदि एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो याद रखना एक वृत्त है, ये बाह्य बिंदु मान लेते हैं P, तो इस पर सिर्फ और सिर्फ दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, दो से ज्यादा स्पर्श रेखाएं इस पर नहीं खींची जा सकती है। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन दिया है, दी गई आकृति PA और PB में दो स्पर्श रेखाएं O केंद्र वाले वृत्त से इस प्रकार है कि एंगल APO 40 डिग्री है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, ये बिंदु P है, ये A है, ये B है हम लोग का, तो यहाँ पर एंगल APO मतलब ये वाला कोण जो दिया हुआ है हम लोग का 40 डिग्री दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि OAB यानी OAB ये वाला कोण क्या होगा। तो याद रखना है ये 40 है तो ये पूरा का पूरा जो है हम लोग का 40 ये भी होगा, यानी टोटल जो है एंगल P जो है हम लोग का 80 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर पता है ये पूरा का पूरा समकोणिक होता है,
तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण, तो 90 90 यहाँ पर हम लोग निकालते हैं अगर ये एक चतुर्भुज होता है जिसमें ये हो गया 80 डिग्री, यहाँ पर हो गया 90 और यहाँ भी हो गया 90 और प्लस ओ का हम लोग का कोण बताना है इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा 9 9 80 हो जाएगा और 80 260 हो जाएगा प्लस ओ बराबर 360, यानी हम लोग का ओ जो है 360 माइनस 260 करेंगे यानी 100 डिग्री हो जाएगा। अब इस स्थिति में अगर ये 100 डिग्री है और ये दोनों का दोनों कोण समान होता है और ये भी एक त्रिभुज हम लोग का बन रहा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये हम लोग का हो गया 100 प्लस वो कोण मान लेते हैं x है, तो ये नीचे वाला कोण भी x हो जाएगा बराबर 180, उधर भेजते हैं यानी 2x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस होगा तो 80 हो जाएगा, यानी कट जाएगा x इज इक्वल टू 40 डिग्री आ जाएगा हम लोग का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कोण QOR वृत्त का व्यास है, मतलब QOR जो है ये QOR भुजा जो है ये वृत्त का व्यास है, PQ और PR बराबर है, PQ और PR जो है बराबर है, तो एंगल PQR बताना है क्या होगा, PQR बताना है कि क्या होगा। तो देखो ये तो पूरा का पूरा व्यास हो गया हम लोग का, ये कोण बताना है, ठीक है ना, कि हम लोग का क्या होगा। एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ये QR जो है वृत्त का व्यास है, PQ जो है PQ और वो PR के बराबर है, ठीक है ना। तो हम लोग का देखो याद रखना है ये व्यास है ना, तो व्यास से जो त्रिभुज बनता है ऊपर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो इस स्थिति में ये और ये कोण हम लोग का चूंकि भुजा बराबर है तो हम लोग का कोण भी बराबर होगा, तो ये x हो गया, ये भी हम लोग का x होगा, ये हो गया 90 और इज इक्वल टू होगा 180, उधर भेज दो तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 90, कट जाएगा x इज इक्वल टू आएगा 45 डिग्री हम लोग का सही आंसर। अगला है 77 नंबर क्वेश्चन है, ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी और AC दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है, मतलब ओ केंद्र वाला एक हम लोग का वृत्त है और इस पर जो है याद रखना ए बी और AC में ए कॉमन है, तो ए बिंदु ये होगा, यहाँ से स्पर्श रेखा दो हम लोग खींच देते हैं, ये हो जाएगा B और ये C हो जाएगा, इसको हम लोग मिला देते हैं और ऐसे मिला देते हैं, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री। यहाँ बोल रहा है BOC, BO जो है C है ये 110 डिग्री है, 110 डिग्री है, एंगल CAO बताना है, यानी CAO बताना है, ये वाला कितना होगा ये बताना है, तो ये 110 है, ये 90 है, ये 90 है, तो पहले टोटल निकाल लेते हैं, उसका आधा ये होता है, तो ये 90 है प्लस ये 90 है प्लस ये वाला कोण जो है 110 है इज प्लस ये कोण A बराबर हो जाएगा 360, इसको ऐड करेंगे 180 और 110 290 हो जाएगा, 290 में से इधर भेज देते हैं तो 360 माइनस 290 अगर हम लोग कर लेते हैं तो A बराबर कितना आ जाएगा 70 डिग्री, तो इसका आधा ये होगा हम लोग का, तो ये A/2 अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो 35 डिग्री हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि T बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, एक वृत्त खींच लेते हैं, इसमें ये केंद्र O हो गया, इससे स्पर्श रेखा जो है एक T बिंदु है जिसका 12 सेंटीमीटर हम लोग का दिया हुआ है, केंद्र से T दूरी ये मान लेते हैं कोई A बिंदु है, केंद्र से जो है T का दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर दिया है, तो वृत्त की त्रिज्या यही वृत्त की त्रिज्या होती है, यहाँ पर 90 डिग्री बन गया, तो ये हम लोग का कर्ण होता है, ये लंब हो गया, ये आधार निकालना है, तो आधार को अगर R मान लेते हैं तो R बराबर होता है होगा रूट में कर्ण का स्क्वायर, यानी 169 माइनस 144, अगर हम लोग रूट से बाहर निकालते हैं तो 25 हो जाए, मतलब 25 हो जाएगा, घटाते हैं तो बाहर निकालते हैं 5 सेंटीमीटर हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, दी गई आकृति ओ वृत्त का केंद्र है, तो ये वाला बताना है 60 डिग्री हो, तो एंगल OQR बताना है, OQR ये वाला कोण बताना है, तो याद रखना ये अगर 60 डिग्री दिया है तो डेफिनेटली ये डबल हो जाता है, यहाँ जो कोण होता है वृत्त में अगर इस तरह का आकृति हो तो इसका कोण का ये डबल हो जाता है, 120 डिग्री ये हो जाएगा, और चूंकि ये भुजा और ये भुजा दोनों त्रिज्या है इसलिए बराबर होगा, तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा, यही हम लोग को बताना है। तो अगर त्रिभुज ये बन गया एक त्रिभुज, तो तीनों कोणों का योग कर दो, 120 प्लस x ये वाला x और ये वाला x इज इक्वल टू हो जाएगा 360, सॉरी 180 हो जाएगा, प्लस है उधर भेज दो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 120 कर देते हैं, यानी 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 60, 2 कट जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री हम लोग का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 15 20 84 इसका परिसर क्या होगा, तो परिसर निकालना मतलब
सबसे बड़ी मान यानी उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान होता है। सबसे छोटा मान अगर घटा देते हैं तो वही आ जाता है हम लोग का परिसर। तो उच्चतम मान जो है इसमें 84 है, निम्नतम मान जो है हम लोग का क्या है इसमें 15 है। जब घटा देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 69 सही आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ दिया हुआ 81 क्वेश्चन, इतना का समानांतर माध्य क्या है। तो माध्य निकालने क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो यहाँ पर अगर हम लोग निकालते हैं योग तो देखेंगे 1 2 3 4 दिया हुआ इस तरह से, तो ये प्रकृत संख्या है। तो प्रकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 इंटू कुल संख्या। तो कुल संख्या जो है हम लोग का n है, n तक जोड़ रहे हैं तो n ही होगा कुल संख्या। तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा n प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा हम लोग का सी सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 गुना माध्य बराबर बहुलक प्लस x माध्य हो तो x का मान क्या चीज होगा। तो हम लोग जानते हैं बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य होता है, ठीक है ना। तो माध्य का जो गुणांक होता है वो कौन सी होता है 2 होता है। तो ये 2 सही आंसर हो जाएगा। बहुलक वो होता है जो सबसे ज्यादा बार आया हो, तो इसमें सबसे ज्यादा बार जो है वो 13 आया हुआ है, तो इसीलिए हम लोग फ्रैक्शन का जो है बहुलक हम लोग का 13 हो जाएगा। अगला 7 9 13 15 x का माध्य 10 हो तो x का मान कौन सी होगा। तो हम लोग को जो माध्य निकालते हैं सभी संख्याओं का योग और बटा जो है कुल संख्या करते हैं। तो हम लोग का माध्य दिया हुआ है कितना 10 और योग करते हैं हम लोग 7 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 15 प्लस x। अब बट्टा में हो जाएगा 1 2 3 4 5, अगर क्रॉस गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 50 बराबर 7 9 16 29 29 और ये 44 प्लस x हो जाएगा, ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 सही हो जाएगा आंसर हम लोग का 6। अगला किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। तो अधिकतम मान याद रखना है 1 होता है और न्यूनतम मान जो होता है वो 0 होता है। और माध्यिक जो प्रायिकता होता है उसका रेंज जो होता है 0 हो सकता है 0 से ज्यादा और 1 या 1 से हमेशा छोटा होता है, ठीक है ना। इतना बात याद रखना है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है और 0 से छोटा माइनस में नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर देखें 50% है तो 50 बटा अगर 100 करते हैं यानी 1/2 यानी 0.5 आ जाएगा, ये होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। भाग देंगे तो ये नहीं होगा क्योंकि भाग देंगे तो 1 दशमलव कुछ आएगा, 1 से ज्यादा आ गया तो यही सही आंसर हो जाएगा हम लोग का। एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो 2 का गुणज आने की प्रायिकता। तो न्याय पासा जो होता है उसमें 1 2 3 4 5 और 6 आता है। इसमें देखें तो 2 4 6 ये हम लोग का 3 गो है, ऐसा है जो आ रहा है हम लोगों का। तो यह 3 गो हो जाएगा हम लोग का घटना। अब बटा टोटल घटना जो है वो 6 है, कट किया जाएगा 1/2, 1/2 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। एक अच्छी तरह से ताश फेंटी गई है, इस ताश की गड्डी में एक पत्ता या दृक्षिया निकाला जाता है तो इसे लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता। तो याद होगा आप लोगों को कि ताश की गड्डी में 2 रंग का होता है, काला रंग और लाल रंग। तो लाल रंग का 26 पत्ता होता है, तो 26 बटा टोटल जो है पत्ता 52 होता है, कितना आ जाएगा 1/2 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। तो याद रखना है कि 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो कुल संभावना होता है हेड हेड हो सकता है, फिर टेल हेड होता है, फिर हेड टेल होता है और टेल टेल होता है। तो इसमें कम से कम एक आए, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 बटा टोटल संभावना है 4, 3/4 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। 3 सिक्कों को उछाल में संभव परिमाण की संख्या है। तो याद रखना है जब सिक्कों की संख्या पता हो तो उस तरह से टोटल परिणाम निकालने का फॉर्मूला होता है 2 का पावर n, n होता है सिक्कों की संख्या। तो 3 बोल रहा है तो 2 का पावर 3 यानी 8 हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक वृत्त है, इसके अंदर एक हम लोग वर्ग बना देते हैं, इसका क्षेत्रफल बताना है जिसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लोगों का जिसका 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो इसका त्रिज्या अगर ऐसे हम लोग खींच देते हैं, ठीक है, ऐसे हम लोग त्रिज्या अगर खींच देते हैं तो ये हम लोग का 8 सेंटीमीटर हो गया, है ना। अगर हम लोग देखते हैं तो बोल रहा है क्या 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के
अंदर जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यही ना। तो यहाँ पर हम लोग का त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर। अगर इसको आगे हम लोग खींच देते हैं, ठीक है, तो ये वृत्त का हम लोग का क्या हो गया, व्यास, जो हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। जब व्यास हम लोग को पता है और इसका जो है सॉरी व्यास भी पता है, और जो ये वर्ग का कौन चीज हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। तो अगर इस हिसाब से अगर हम लोग इसका, ठीक है, तो इसमें हम लोग देखें तो इसमें एक लाइन अगर इसमें हम लोग खींच ले तो ये वर्ग का एक हम लोग का ये मतलब वृत्त का त्रिज्या हो गया और एक ये त्रिज्या हो गया। तो ये 8 सेंटीमीटर अगर ये है तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका अगर हम लोग देखें तो ये 90 डिग्री पर काटता है, तो ये हम लोग का कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण अगर हम लोग निकालेंगे तो 8√2 हो जाएगा, जो इस वर्ग का कौन चीज हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर होता है 64 गुना √2 का स्क्वायर होता है 2, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो वृत्त के परिधियों का अनुपात दिया है। तो जब भी देखिए, जब भी क्वेश्चन में जो भी दिया रहे उसी का अनुपात निकालना है, जिससे आगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो परिधियों का अनुपात दिया है, तो मान लेते हैं पहला वाला का त्रिज्या जो है r1 है, दूसरा वाला का त्रिज्या r2 है, तो 2 पाई r1 हो जाएगा बटा 2 पाई r2 हो जाएगा, जो दिया हुआ है कितना 4/5। 2 से 2 पाई से पाई कट गया, r1/r2 आ गया हम लोग का 4/5। आगे देखें तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, पाई r1 का स्क्वायर बटा हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा, r1 है हम लोग का 4/5 है, तो 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 16 बटा हो जाएगा हम लोग का 25 सही आंसर। अगला है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, क्षेत्रफल दिया है तो उनकी भुजा निकाले। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर। तो अगर रखते हैं हम लोग √3/4 गुना क्षेत्रफल तो ऑलरेडी हम लोग को दिया है, जो कितना दिया है 9/√3, ठीक है ना। तो यहाँ √3 से √3 कट जाएगा, यानी अब लिखे हम लोग तो 9 इंटू इधर आ जाएगा भाग में, तो 4 बराबर a स्क्वायर, यानी 36 बराबर आ जाएगा a स्क्वायर, वर्गमूल इधर होगा √36 हो जाएगा, a बराबर आ जाएगा हम लोग का 6 सेंटीमीटर, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, यह क्वेश्चन दिया है, r1 r2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के परिधियों का योग त्रिज्या वाले, मतलब एक योग जो है एक r त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर हो तो क्या होगा, इसमें कौन सा रिलेशन। तो r1 और r2 दो त्रिज्या वाला, तो परिधियों का योग, तो 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 बराबर है किसके, 2 पाई r, मतलब r त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर है। तो 2 पाई इसमें से अगर कॉमन ले लेते हैं तो r1 प्लस r2 इज इक्वल टू आ जाएगा हम लोग का 2 पाई r। तो 2 से 2 पाई से पाई कट गया, तो r1 प्लस r2 इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का r। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो शंकु का आयतन कितना होगा। तो हम लोग को कितना गुना होगा ये बताना है। तो शंकु का जो त्रिज्या है वो हम लोग को 3 गुना कर देना है। तो r बराबर मान लेते हैं कि 3r हो गया, ये बाद का है ये पहले का है, ये हो गया। h जो है ऊंचाई, जो है ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुना, ऊंचाई भी 3 गुना कर देना है, तो ये भी 3h हो जाएगा। तो पहले आयतन हम लोग का 1/3 पाई r स्क्वायर h होगा, बाद का आयतन जो होगा 1/3 पाई और r हो जाएगा हम लोग का 3r, और h जो होगा पहले वाले आयतन को मान लेते हैं v, तो h जो होगा हम लोग का इसका स्क्वायर होगा और h जो होगा 3h हो जाएगा। तो 1/3 पाई ये हो जाएगा 9r स्क्वायर और प्लस 3h, और 9 3 जो 27 हो जाएगा। तो 1/3 पाई लास्ट में नंबर लिख लेंगे, तो r स्क्वायर h इंटू 27 हो जाएगा। तो इसकी जगह पर v लिख ले तो b इंटू 27, मतलब पहले वाला जो आयतन है उसका 27 गुना हम लोग का हो जाएगा। r त्रिज्या वाले अर्धगोला के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो और जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलता है अर्धगोला का ना, तो 3 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। छिन्नक के आयतन का जो होता है तो 1/3 पाई h इंटू बड़ा r स्क्वायर प्लस छोटा r स्क्वायर प्लस बड़ा r इंटू छोटा r होता है। उस समानांतर श्रेणी का सार्वअंतर ज्ञात करें जिसका A18 और A14 दिया हुआ है। तो A18 का फॉर्मूला AN या TN के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, तो A18 को लिख सकते हैं A प्लस एक कम 17D माइनस A14 को A प्लस 13D इज इक्वल टू दिया हुआ है 32। सॉल्व करते हैं
तो यहाँ माइनस है तो ए से ए कट जाएगा, 17d में से 13d माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस होगा। 4d इज इक्वल टू होगा 32 और ये कटेगा d इज इक्वल टू हो जाएगा 8। ये हो जाएगा सही आंसर। गोला का व्यास दिया है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो गोला का व्यास दिया है तो त्रिज्या हो जाएगा, अगर निकालते हैं हम लोग 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 पाई का मान 22/7, आर है 21 इंटू 21 अगर हम लोग कर देते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का 7 3 हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 88 इंटू हो जाएगा और 63 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 88 में 63 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसे 88 और 63 है तो 8 3 24 हो जाएगा, फिर दो बचा कैरी और फिर 8 3 24 हो जाएगा, 8 6 48 और 24 हो जाएगा, 72 2 74 का 4 हो जाएगा, फिर 8 6 48 और 7 जो है 52 55 हो जाएगा, 55 44 हो जाएगा हम लोग का आंसर। अगला है, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन क्या होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दिया है बेलन का ऊंचाई h दिया है हम लोग का 24 सेंटीमीटर। इसके अलावा दिया हुआ है बेलन का वक्र सतह यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर एच दिया हुआ है हम लोग का कितना 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे अगर हम लोग आर निकालते हैं तो 2 गुना हो जाएगा 22/7 और गुना आर जो है हम लोग का दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, आर एच दिया है 24 इज इक्वल टू हो जाएगा 264 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगर इसको हम लोग कैंसिल आउट करना चाहें तो ये कट जाएगा 22 से, ठीक है ना। 22 से कम 22 हो जाएगा और इसमें से 4 44 22 दूना 44 हो जाएगा, 12 से कट गया। उसके बाद और कटा देते हैं, 12 से 2 ये कट जाएगा, फिर यहाँ पर बचा कितना 4/7 r इज इक्वल टू 1, क्रॉस गुना कर देते हैं, r इज इक्वल टू आ गया 7/4। अब इसका हम लोग को निकालना कुछ है आयतन 1 जो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान हम लोग को पता है 22/7 है, r है हम लोग का तो 49/16 हो जाएगा और गुना h जो है हम लोग का 24 है, तो 7 से ये कट जाएगा और ये 8 3 24, 8 दूना 16 और 2 से ये 11 कट जाएगा, मतलब हो गया हम लोग का 11 गुना 21। इसको मल्टीप्लाई कर दे हम लोग, 21 से कम 21 फिर 21 से कम 21 और 2 23, 231 हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। एक बार और इसको सॉल्व करते हैं। जो 2 पाई आर एच दिया हुआ है 264, यहाँ पर 2 22/7 आर जो है यहाँ 14 होगा, यहाँ पर जो है हाइट हम लोग पुट कर लिए थे 24 जो गलत हो गया है, यहाँ 14 होगा। इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 7 से 2 से कट जाएगा ये, फिर उसके बाद 22 से ये कटेगा 12 से, फिर 2 से ये कटेगा 6, फिर ये 2 से कट जाएगा 3, यानी आर जो है रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका आयतन निकालते हैं, 22/7 रेडियस हो गया 3 × 3 और ऊंचाई हम लोग का 14 दिया हुआ है, ठीक है। 7 2 से कट जाएगा, अब गुना करते हैं तो 3 दूना 6 त्रिका 18 हो जाएगा, 22 से गुना करेंगे 396 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का सही आंसर आ जाएगा। और इस प्रकार से जो है सेट 1 का पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर लिए, जिसमें पूरा का पूरा 100 हम लोग क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए। अब फिर नेक्स्ट पार्ट में इसके सब्जेक्टिव जो होते हैं पूरे के पूरे 30 एंड 5 मार्क्स के जो 8 क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।